Hello students, good morning. This is Om sir and you are watching Om's English online classes. बच्चों, आज हम लोग टू बी वर्ब का यूज जो है वो इन्फिनेटिव के साथ पढ़ने वाले हैं। आज का यह जो सेशन है वो बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि टू बी वर्ब के यूज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो जो 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और बाकी जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स भी हैं उनके लिए भी, है ना, टू बी वर्ब का यूज जो है वो जानना बेहद अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसका प्रयोग बेसिकली आज हम लोग जानेंगे इन्फिनेटिव के साथ। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इन्फिनेटिव क्या होता है ये संभवतः कुछ लोग नहीं जान पा रहे होंगे, कुछ लोगों को नया लग रहा हो, लेकिन बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो आज हम लोग इसको पूरी डिटेल में जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है, और जब टू बी वर्ब के साथ यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर यानी हेल्पिंग वर्ब, टू बी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, तो जब इसके साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है तो यह किस तरीके का जो है वह सेंस लेकर वाक्य में आता है, इसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूज ऑफ टू बी वर्ब विद इन्फिनेटिव, with infinitive यानी कि 2 प्लस V1 इन्फिनेटिव क्रिया का ही रूप है, जिसके दो रूप होते हैं, एक होता है विदाउट टू और एक होता है विद टू। तो हम अभी विद टू की बात करेंगे और पूरे डिटेल में जानेंगे इन्फिनेटिव क्या है, ठीक है। टू बी वर्ब का प्रयोग आप लोगों को नाउन और एडजेक्टिव के साथ पहले भी बता चुके हैं बच्चों। तो अब हम लोग टू बी वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो 5 टू बी वर्ब हैं, इज, एम, आर जो कि प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉज एंड वर जो कि पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पांचों वर्ब जो है टू बी वर्ब कहलाते हैं। और इनका प्रयोग जब इन्फिनेटिव के साथ होता है तो ये क्या सेंस देता है, क्या अर्थ देता है, इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं, ठीक है। टू बी वर्ब का प्रयोग इन्फिनेटिव यानी कि 2 प्लस V1 के साथ नियर फ्यूचर में होने वाली क्रिया या घटना का बोध कराता है, अथवा पास्ट के ऐसे, या ऐसी कह लीजिए, पास्ट की ऐसी क्रिया या घटना का बोध कराता है जो होते होते रह गया
अथवा जिसकी जानकारी नहीं है, अथवा जिसके होने की जानकारी नहीं है, होने की जानकारी नहीं है, हुई वो क्रिया अथवा नहीं हुई इसके बारे में आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो टू बी वर्ब का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ यानी टू प्लस V1 के साथ नियर फ्यूचर यानी निकट भविष्य, नियर फ्यूचर कहते हैं बच्चों निकट भविष्य को, यानी कि जो काफ़ी हमारे क्लोज हो, जो टाइम हमारे काफ़ी नज़दीक हो, तो ऐसी क्रिया या घटना जो नियर फ्यूचर में होने वाली है या फिर पास्ट की कोई ऐसी क्रिया या घटना थी, है ना, जो होते होते रह गई, यानी दैट वॉज अबाउट टू हैपन, यानी होने वाली थी, या तो असफल हो गई, विफल हो गई, नहीं हो सकी, या नहीं तो उसकी जानकारी अवेलेबल नहीं है कि वो क्रिया हुई दरअसल अथवा नहीं हुई। और इसके लिए हम लोग जो स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिस पर कि हम लोग इस वाक्य को लिखते हैं, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद आप टू बी वर्ब का प्रयोग जो है वो टाइम के हिसाब से कर लीजिए। पास्ट का अगर टाइम शो कर रहा है तो वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट का टाइम है तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो प्रेजेंट या पास्ट को इस तरीके से हम लोग देख करके सेंटेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद टू बी वर्ब, और उसके बाद आपको कर लेना है इन्फिनेटिव का प्रयोग, यानी कि टू प्लस V1। याद रहे इन्फिनेटिव दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इन्फिनेटिव विदाउट टू और ये है इन्फिनेटिव विद टू। इसको हम लोग जानेंगे विस्तार में, है ना, कि इन्फिनेटिव क्या होता है। और उसके बाद हो सकता है तो कोई ऑब्जेक्ट हो लास्ट में तो वो हम डाल सकते हैं। इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर पर इस वाक्य को आराम से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। टू बी वर्ब का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ जब होगा तो ये नियर फ्यूचर को बतलाएगा या फिर पास्ट के ऐसे एक्शन को बतलाएगा जो या तो होते होते रह गया या फिर उसकी जानकारी अवेलेबल नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ सेंटेंस इस पर लिखना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, सी वॉज अबाउट, अबाउट का प्रयोग इसके बाद हम लोग करेंगे। अभी केवल इन्फिनेटिव का प्रयोग वॉज के साथ करते हैं। सी वॉज टू फॉल इन अ बिग ट्रबल, बिग ट्रबल कह लीजिए या प्रॉब्लम कह लीजिए, सिनोनिम है प्रॉब्लम का ट्रबल। सी वॉज टू फॉल, सी वॉज टू फॉल इन अ बिग ट्रबल, वह बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली थी। दैट मीन्स कि पढ़ते पढ़ते बची, वह मुसीबत में यानी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली थी, यानी कि बच गई, यानी पढ़ते पढ़ते मुसीबत में पड़ने से किसी तरीके से समहाउ बच गई। इसी प्रकार से अगर हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं किसी सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई के साथ करता हूं, आई एम टू रिजाइन, आई एम टू रिजाइन। रिजाइन का अर्थ होता है त्यागपत्र देना, रिजाइन का अर्थ होता है त्यागपत्र देना, ठीक है। तो आई एम टू रिजाइन इसका अर्थ हो गया, ये आपको देख सकते हैं V1 है और इसके पहले ये टू है यानी इन्फिनेटिव हुआ, और उसके पहले टू बी वर्ब एम है जो कि आई के साथ आया है, और चूंकि यह इज एम आर प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है इसलिए इसका अर्थ फ्यूचर में होने वाली घटना होगी। और वॉज वर्ब जिस वाक्य में रहेगा वो ऐसी क्रिया का बोध कराएगा जो होते होते रह गया या जिसकी जानकारी नहीं है। तो इस दोनों ही फर्क को समझिए। जब पास्ट में रहेगा
वाक्य और जब प्रेजेंट में रहेगा तो इस दोनों ही वाक्यों के अर्थ में क्या अंतर हो सकता है। आई एम टू रिज़ाइन, मैं त्यागपत्र देने वाला हूँ, यानी कि नियर फ्यूचर में, यानी अगले कुछ दिनों में देने वाला हूँ। आई एम टू रिज़ाइन। बच्चों रिज़ाइन का एक और अर्थ होता है, रिज़ाइन रिज़ाइन के बाद जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ हो जाता है गिव अप करना, यानी सरेंडर करना, ठीक है, यानी कि हार मान लेना। तो यहां पर त्यागपत्र देना इसका अर्थ नहीं है और इसलिए यहां रिज़ाइन के बाद आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ है। और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग रिज़ाइन के बाद होता है तो वहां पर इसका अर्थ त्यागपत्र देना नहीं होगा, उसका अर्थ हार मानना होगा। सी रिजाइंड हरसेल्फ, सी रिजाइंड हरसेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज, यानी उसे अपने ससुराल वालों की मांग के आगे हार मान लेनी पड़ी, घुटने टेक देने पड़े। तो इस तरीके से रिज़ाइन का जो है वो डबल मीनिंग है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। कभी कभार रिज़ाइन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब रिज़ाइन के बाद कहा जाता है कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होना चाहिए। तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ रिज़ाइन का अर्थ त्यागपत्र देना नहीं है, क्योंकि जब त्यागपत्र देना इसका अर्थ होता है तो इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। आई एम टू रिज़ाइन, मैं त्यागपत्र देने वाला हूँ। सी वॉज टू फॉल इन अ बिग ट्रबल, they are to revenge on you, they are to revenge on you। अब यहाँ देखिए दे सब्जेक्ट है हमारा और दे के लिए हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नियर फ्यूचर को बतलाएगा क्योंकि आर का प्रयोग हुआ है। वॉज और वर का जब प्रयोग होगा तो ये पास्ट के ऐसे एक्शन को बतलाएगा जो होते होते रह गया। तो दे आर टू रिवेंज, रिवेंज एक वर्ब है यहाँ पर देख सकते हैं, और ये टू के साथ जब इसकी जुगलबंदी होती है यानी कॉम्बिनेशन होता है तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है। तो टू प्लस V1 यानी ये इन्फिनेटिव हो गया, तो टू भी वर्ब के साथ इन्फिनेटिव, इसका मतलब है कि यह नियर फ्यूचर का सेंस दे रहा है। दे आर टू रिवेंज ऑन यू, और यहाँ पर ये जो आप प्रेपोजिशन देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के पहले, ये इस वर्ब की डिमांड है, यानी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने लिए खास प्रेपोजिशन लेकर वाक्य में आते हैं, इसको हम लोग फिक्स्ड प्रेपोजिशन कहते हैं। तो दे आर टू रिवेंज ऑन यू, इसका अर्थ होता है बदला लेना। और रिवेंज और अवेंज में एक फ़र्क समझिए। एक वर्ड होता है अवेंज और ये भी इसी तरीके से फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑन लेता है, लेकिन दोनों ही बदला लेने में फ़र्क है। ये होता है किसी और के लिए बदला लेना और ये होता है खुद के लिए बदला लेना, यानी किसी ने आपको पर्सनली हार्म किया है और आप उससे बदला लेना चाहते हैं, देन यू रिवेंज ऑन हिम। बट अगर उसने आपके किसी परिवार वालों को, आपके दोस्त को, रिलेटिव्स को अगर उसने ठेस पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है और उसका बदला आप लेना चाहते हैं, तो ये हम लोग अवेंज का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। लेकिन इन दोनों ही वर्ड में सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑन लेता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, एवेंज से ही एक वर्ड बनता है एवेंजर, बदला लेने वाला। एक हॉलीवुड की मूवी आप लोगों ने शायद देखी होगी, एवेंजर्स। उसमें वह खुद अपने लिए बदला नहीं लेता है, उसके जितने भी सुपर हीरोज़ हैं या फिर जितने भी उसके कैरेक्टर्स हैं हीरो, वो खुद के लिए नहीं लड़ते हैं, बल्कि लड़ने का यूं कहिए कि ठेका लेते हैं, मतलब दूसरों के बदले में वो लड़ते हैं। तो इसलिए उन्हें कहा गया है एवेंजर्स।
ठीक है, वो नाउन हो जाता है जब ई आर और ओ आर लगाते हैं। तो बताए हैं क्रिया शब्द में ई आर और ओ आर लगाने से वो नाउन बन जाता है, पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को बच्चों। तो रिवेंज और अवेंज में फ़र्क समझिए, दोनों ही अर्थ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फेवरेट माने जाते हैं। यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसलिए 12th वालों के लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। दे आर टू रिवेंज ऑन यू, वे तुम लोगों से या तुमसे बदला लेने वाले हैं। बी केयरफुल, है ना। तो यानी कि हम उसे बता रहे हैं कि मतलब वे लोग जो है वह नियर फ्यूचर में यानी अगले कुछ दिनों में तुमसे बदला लेने वाले हैं, सो बी केयरफुल। ठीक है, तो इसलिए ये नियर फ्यूचर को बतलाता है। तो अब थोड़ी सी जानकारी हम लोग इन्फिनिटिव, बार बार इन्फिनिटिव लिख रहे हैं, 2 + V1 लिख रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो वॉन्डर हो रहे होंगे कि ये इन्फिनिटिव क्या है सर, ये समझ में नहीं आता है। तो इन्फिनिटिव को जानने के लिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल इन्फिनिटिव भी क्रिया ही है, क्रिया वर्ब ही है और वर्ब का यह एक फॉर्म है। इसको जानते हैं कि यह कहाँ से आता है। टू बी वर्ब तो आप जान रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब है, हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले पढ़ चुके हैं, कैटेगरी उसकी पढ़ चुके हैं। टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब, टू डू वर्ब। लेकिन इन्फिनिटिव के बारे में अभी नहीं जाने हैं क्योंकि मेन वर्ब हम लोगों ने अभी तक जाना नहीं है। याद होगा जब इस तरीके से आप लोगों को वर्ब बतलाए थे तो वर्ब की 2 बेसिक कैटेगरी हमने तैयार की थी। एक थी ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब यानी जिसको कि हम लोग सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी इसकी है वो है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, और इसी को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। स्पेलिंग टेस्ट में ये प्रिंसिपल आप लोगों को बार बार पूछता है, याद रखिएगा। एक प्रिंसिपल PRINCIPAL होता है और एक PRINCIPLE प्रिंसिपल, ये सिद्धांत होता है और ये आपको मुख्य या प्रमुख या फिर प्राचार्य, प्रधानाध्यापक भी कहते हैं इसको। तो इस प्रिंसिपल में और इस प्रिंसिपल में फ़र्क समझिए, ये होमोनिम्स हैं यानी कहने का मतलब है कि साउंड एक जैसे करते हैं लेकिन मीनिंग में ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये प्रिंसिपल सिद्धांत हो गया, है ना, और ये जो प्रिंसिपल है ये प्रमुख या मुख्य इसको कहते हैं और ये प्रधानाध्यापक के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, प्राचार्य के लिए। तो मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब जो है इसमें तो आप लोगों को इसकी जो कैटेगरी है वो बतलाए थे, लेकिन मेन वर्ब की कैटेगरी नहीं बतलाए थे। तो इसमें चूंकि इन्फिनिटिव हम लोगों को जानना है तो इसकी 2 जो मेन कैटेगरी है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी 2 मेन कैटेगरी है, एक है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। नाम से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इसको बहुत ही इजी तरीके से हम लोग समझेंगे। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस अगर जानना हो तो ये समझ सकते हैं कि अगर कोई क्रिया शब्द, कोई मुख्य क्रिया जैसे ईट हो गया, जैसे कम हो गया, जैसे गो हो गया, है ना, तो ये सारे जो मेन वर्ब हैं ये फाइनाइट या नॉन फाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, एक ही वर्ब फाइनाइट या नॉन फाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसके बेसिस पर अगर वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है, जैसे आई गो बट ही गोज नहीं, ही गो नहीं बल्कि ही गोज। आई गो V1 का प्रयोग करते हैं हम लोग, लेकिन जब हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, आई के बजाय थर्ड पर्सन से हम अगर लेते हैं सिंगुलर नंबर ही, तो उसी गो में हम लोगों को ES जोड़ना पड़ता है, V5 बनाना पड़ता है, यानी कि उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है,
और लिखते हैं ही गोज। ही गो लिखना वहाँ गलत हो जाता है। तो सब्जेक्ट हमने चेंज किया तो क्रिया का रूप बदल गया। तो ऐसे वर्ब को हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। यानी आई गो होम बट ही गोज होम, दोनों में फर्क देखिए। आई गो होम, ही गोज होम। तो गो और गोज क्रिया का अलग अलग रूप है, आप देख सकते हैं। ये V1 है जो कि प्लूरल फॉर्म है क्रिया का, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। और जब S या ES जोड़कर हम इसको V5 बनाते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंगुलर। और ये है आपका भी प्लूरल। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से सब्जेक्ट V1 ले रहा था आई, लेकिन जब हम सब्जेक्ट बदल दिए यानी ही से इसको सब्स्टिट्यूट किए तो गो के फॉर्म को भी चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पर गो और गोज जो है वो रिस्पेक्टिवली कहलाएगा क्या? फाइनाइट वर्ब। लेकिन इसी गो और गोज को हम देखिए आगे लिखते हैं इस कैटेगरी में, तो वहाँ ये गो सब्जेक्ट के बदलने पर भी नहीं बदलेगा। जैसे देखिए हम लिखते हैं आई वॉन्ट टू गो होम, गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम। और उसके बाद लिखते हैं ही वॉन्ट्स टू गो होम, टू गो होम। तो आप देख सकते हैं आई सब्जेक्ट है, फिर भी हमारा वर्ब गो है, ही V5 है, फिर भी हमारा वर्ब गो है। यानी गो में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। तो वही गो जो यहाँ बदल रहा था वो यहाँ फिक्स्ड हो गया। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। दैट्स इट। हालांकि वांट बदला है तो ये वांट जो है वो फाइनाइट हो जाएगा, लेकिन टू गो आप देख रहे हैं टू लगा हुआ है और गो लगा हुआ है, टू लगा हुआ है और फिर गो लगा हुआ है। तो ये जो टू आप देख रहे हैं इसको देखते ही आपको पहचान जाना है कि ये इन्फिनेटिव हो गया। तो जो इन्फिनेटिव वर्ब है जिसको कि हम लोग आज टू बी वर्ब के साथ पढ़ रहे हैं वो दरअसल नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी है। अब आप लोगों के जेहन से यह प्रश्न निकल जाएगा कि व्हाट इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है? बार बार सर के मुंह से सुनते हैं या बहुत से लोगों के मुंह से सुनते हैं इन्फिनेटिव। बट इन्फिनेटिव होता क्या है? तो इन्फिनेटिव जो है वह मुख्य क्रिया का ही एक फॉर्म है। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसकी कैटेगरी अगर देखी जाए तो इसकी एक कैटेगरी जो है वो इन्फिनेटिव की है, इन्फिनेटिव। दूसरी कैटेगरी इसकी जीरंड की है और जो तीसरी कैटेगरी है वो पार्टिसिपल की है। ठीक है बच्चों, इन्फिनेटिव में दो जो है वह क्रिया के रूप हैं। एक है 2 + V1, इसका भी अलग ही इंपॉर्टेंस है, अभी आप देख भी चुके हैं। और एक होता है ओनली V1 यानी बिना 2 के, इसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। बेयर मतलब समझते हैं आप? नंगा। बेयर मतलब क्या होता है? नंगा, बेयर फुटेड, नंगे पांव। तो बेयर इन्फिनेटिव का मतलब हो गया कि 2 के बिना, यानी कहने का मतलब 2 हट गया, ये क्रिया शब्द बिल्कुल नंगी हो गई। ठीक है, तो इसे समझिए बेयर इन्फिनेटिव भी इसको हम लोग कहते हैं। तो ये दो कैटेगरी हो गई इन्फिनेटिव की जो कि मेन वर्ब से आती है। और जीरंड कहते हैं क्रिया के चौथे फॉर्म को यानी कि V4, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसका फंक्शन होना चाहिए नाउन वाला, तभी इसको जीरंड कहेंगे। अन्यथा पार्टिसिपल में भी एक कैटेगरी जो है वह V4 की होती है जिसको कि हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वो भी V4 ही होता है, लेकिन इसका नेचर एडजेक्टिव का होता है। ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। और इसकी दो और कैटेगरी है, प्रेजेंट है, पास्ट पार्टिसिपल है। आप लोग जानते होंगे पास्ट पार्टिसिपल V3 को कहते हैं, क्रिया के तीसरे रूप को। आप देखते होंगे जो ग्रामर का बुक होता है या फिर ट्रांसलेशन का बुक होता है उसमें क्रिया के अक्सर 3 रूप लिखे होते हैं।
जिसमें V1 V2 और V3 रहता है, तो उसमें तीसरे फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और तीसरा और आखिरी होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ये हैविंग के साथ V3 लेकर आता है, हैविंग प्लस V3। तो क्रिया का यह रूप जहां भी मौजूद होगा समझ जाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल है। सबकी अपनी अपनी विशेषता है, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे हम लोग बाद में, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल जान रहे हैं इन्फिनेटिव को। तो अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न नहीं होगा कि व्हाट इज इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है। बार बार सर कहते हैं कि इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, लेकिन इन्फिनेटिव है क्या? तो ये मुख्य क्रिया का रूप है, दैट्स इट। टू के साथ भी रह सकता है और बिना टू के, ठीक है। कुछ वाक्यों में इसकी इंपॉर्टेंस होती है, कुछ वाक्यों में इसकी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे अगर लेट से वाक्य लिखते हैं, इंपरेटिव वाक्य लिखते हैं लेट, तो उसमें आपको ये इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज होता है। यहाँ पर देखिए लेट मी ऑब्जेक्ट लिखे और उसके बाद लिखे गो, लेट मी गो, इसमें किसी प्रकार का टू का साइन नहीं दिख रहा है, ओनली V1 है। इसका मतलब ये हो गया बेयर इन्फिनेटिव, लेट मी गो, लेट मी गो। लेकिन 2 प्लस V1 जो है यहाँ पर अगर लिख देते हैं तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। अर्थात कभी कभी इसका भी एक खास इंपॉर्टेंस है। पॉजिटिव वर्ब लिखते हैं वहाँ भी इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे देखिए ही मेक्स मी लाफ। अब यहाँ अगर टू लाफ लिखते हैं तो वाक्य आपका हो जाएगा गलत। तो इसलिए समझना होगा कि ये भी बड़े काम की चीज़ है और ये तो है ही, तो इसका भी अपना एक खास इंपॉर्टेंस है। आगे पॉजिटिव वर्ब में और इंपरेटिव सेंटेंस में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग 2 प्लस V1 का यूज पढ़ रहे हैं टू बी वर्ब के साथ, और आपने देखा कि इसका प्रयोग होता है या तो नियर फ्यूचर के लिए या फिर ऐसे एक्शन, पास्ट के ऐसे एक्शन के लिए जो या तो होते होते रह गया या फिर जिसके होने की, घटित होने की जानकारी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज जो स्ट्रक्चर हमने बताया है आप लोगों को, उसके ऊपर आधारित कुछ वाक्य हम देना चाहेंगे आप लोगों को, जिसे आप लोग ट्राई करेंगे, ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, और कल जब इससे आगे बताएंगे तो उससे पहले जो है वह हम लोग इस वाक्यों पर डिस्कशन करेंगे। तो होमवर्क में आप लोग इसको लिख सकते हैं। वह घर खरीदने वाला है, घर खरीदने वाला है। खरीदना यहाँ क्रिया है, आप जानते हैं कि बाय या परचेज हम लोग लिखते हैं खरीदना के लिए, तो बाय का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर होम मत लिखिएगा, हाउस लिखिएगा बच्चों। हाउस और होम में फर्क है, हाउस, ठीक है। तो होम यहाँ पर लिखने से बचेंगे। होम जो है वह मेंबर्स ऑफ द फैमिली से बनता है, यानी कि परिवार के सदस्यों से घर जो बनता है उसको हम लोग होम कहते हैं। लेकिन जो बिल्डिंग मटेरियल से हम लोग घर तैयार करते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हाउस। तो इसलिए घर खरीदने के लिए होम मत लिख दीजिएगा, वह घर खरीदने वाला है। मैं परीक्षा देने वाली हूँ, देने वाली हूँ, देने वाली हूँ। परीक्षा देना का आप लोग टेक एग्जामिनेशन लिख सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। टेक द एग्जामिनेशन, परीक्षा देना। गिव का प्रयोग मत कर दीजिएगा बच्चों, परीक्षा देने में टेक का ही प्रयोग करते हैं हम लोग। हालांकि टेक का लिटरल मीनिंग जो है वह
लेना होता है और गिव मतलब देना होता है, लेकिन परीक्षा देने के अर्थ में टेक का प्रयोग करते हैं। ये एक फ्रेज है, टेक द एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा देना। ठीक है, तो मैं परीक्षा देने वाली हूं, हम लोग दीपावली मनाने वाले हैं। सेलिब्रेट का प्रयोग करेंगे मनाने के लिए, सेलिब्रेट। और दीपावली को आप दीपावली ही लिखेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। हम लोग दीपावली मनाने वाले हैं, वह मरने को था यानी मरने वाला था, यानी कि मरते मरते बचा। ठीक है, वह मरने को था यानी मरने वाला था, तो यहाँ पर डाई का जो है वह प्रयोग करेंगे। डाई मीन्स मरना होता है। ठीक है, वे लोग गलती करने वाले थे, गलती करने वाले थे यानी गलती करते करते बचे, या मैंने उसे रोक दिया तो गलती होने से रह गई। वे लोग गलती करने वाले थे। गलती करना का बच्चों मेक अ मिस्टेक लिखना है आप लोगों को। मेक अ मिस्टेक याद रहे, ये एक फ्रेज है, इसमें से ए अपने मन से हटाने की गलती नहीं करेंगे। मेक अ मिस्टेक एक फ्रेज होता है और बाय मिस्टेक भी एक फ्रेज होता है, तो इसमें दोनों में फ़र्क समझिए। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये टर्म। बाय मिस्टेक में गलती से प्रेपोजिशन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और मेक अ मिस्टेक में आर्टिकल का प्रयोग है, अ का प्रयोग, तो आप इसको हटा भी नहीं सकते। गलती करना और ये हो गया गलती से। एडवर्ब ऑफ मैनर है ये, दरअसल एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हैं इसको। कैसे तुमने यह किया, तो गलती से, तो ये मैनर बता रहा है, तो इसको हम लोग एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, मतलब मैनर बता रहा है। तो बाय मिस्टेक में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, और मेक अ मिस्टेक में आर्टिकल को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये पांचों सेंटेंस आप लोग जो है वो ट्रांसलेट करके लाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।